आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप सुनना शुरू कर चुके हैं 24 जुलाई का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। सबसे पहले हेडलाइंस। पायलट खेमे को मिली राहत, राज्यपाल ने सत्र बुलाने से किया इनकार। मुझे पहली बार गहलोत में एक बौखलाहट, थोड़ा डर दिख रहा है। हर दिन टूट रहा कोरोना मामलों का रिकॉर्ड, महाराष्ट्र में नहीं सुधर रहे हालात। अभी बहुत सारा डिबेट है केसेस को लेकर के, उसकी मॉनिटरिंग को लेकर के, एसिम्प्टोमेटिक लोगों को लेकर के, लेकिन जो रिपोर्टेड केसेज है उसमें दिल्ली और महाराष्ट्र में फिलहाल काफी गैप है और दिल्ली अपने ग्रोथ को काफी कंट्रोल किए हुए। 5G नेटवर्क को लेकर ख्वाबे पर लग सकता है भारत में प्रतिबंध। अगर सरकार अभी हुआवाई पे बैन अनाउंस कर देती है तो कूटनीति और मिलिट्री टॉक्स जो चल रही है उसमें शायद अड़चन आ जाएगी। आज कार्यक्रम में राजस्थान की गहमा गहमी और राज्यपाल की भूमिका पर बात होगी। कोरोना के आंकड़ों से महाराष्ट्र की स्थिति का आकलन होगा और जानेंगे कि भारत में ख्वाबे के 5G नेटवर्क से बाहर होने का असर क्या होगा। लेकिन सबसे पहले सुनिए मुख्य समाचार। मुख्य समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर करीब 50,000 नए मामले सामने आए, जबकि 740 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 12,87,945 हो गया है, जिसमें 30,601 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि अब तक 8,17,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इजरायल के रक्षा मंत्री से फोन पर बात करते हुए मौजूदा हालातों पर चर्चा की। उन्होंने चीन और ईरान के साथ संबंधों पर चर्चा करते हुए भारत और इजरायल के संबंधों को मजबूत करने पर भी बात की। केरल में हाई प्रोफाइल गोल्ड स्मगलिंग केस में कोर्ट ने स्वप्ना सुरेश को 28 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जुलाई में मेट्रो ट्रेनों का संचालन ठप हुए पूरे 4 महीने हो चुके हैं, जिससे दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी DMRC को बड़ा आर्थिक घाटा हुआ है। आर्थिक संकट का सामना कर रहे DMRC ने मदद के लिए केंद्र सरकार के दरवाजे पर दस्तक दी है। निजीकरण की राह में सरकार ने इस बार बैंकों से जुड़ा एक फैसला लिया है। अब देश में सिर्फ 5 पब्लिक सेक्टर PSU यानी बैंक रह जाएंगे। सरकार बाकी बैंकों का निजीकरण करेगी। सरकार का कहना है कि इससे देश की बैंकिंग इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आएगा। भारत सरकार ने अब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पड़ोसी देशों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब पड़ोसी देशों के बिडर्स यानी बोली लगाने वाले को पहले यहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा, साथ ही सिक्योरिटी क्लियरेंस भी लेना होगा। कोरोना वायरस संकट के कारण स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में इस बार कई सावधानियों का ध्यान रखा जाएगा। इस बार 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान मेहमानों की भीड़ नहीं होगी, ना ही बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल होंगे। कोरोना वायरस संकट के बीच इस बार IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से शुरू होगा। IPL के अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल ने समाचार एजेंसी PTI को इसकी जानकारी दी। टूर्नामेंट का फाइनल 8 नवंबर को होना तय हुआ है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। नमस्कार। सचिन पायलट गुट को राजस्थान के हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। विधानसभा स्पीकर CP जोशी के द्वारा दिए गए नोटिस पर स्टे लगा दिया गया है, यानी विधानसभा स्पीकर विधायकों को अब अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि वो विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। उन्होंने आज राजभवन में जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की, लेकिन सत्र बुलाने की मंजूरी नहीं मिली। वहीं राजभवन के लॉन में बैठे उनके खेमे के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद राज्यपाल को उनसे मिलने बाहर आना पड़ा और उन्होंने कहा कि विचार विमर्श के लिए उन्हें वक्त चाहिए। इस बीच सीएम अशोक गहलोत के तेवर धमकी वाले दिखे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल अगर विधानसभा का सत्र नहीं बुलाते हैं तो जनता अगर राजभवन का घेराव कर ले तो वे जिम्मेदार नहीं होंगे। राजस्थान की सियासत में चल रही गहमा गहमी को समझने के लिए मैंने बात की राजस्थान की सियासत को बारीकी से समझने वाले स्थानीय स्वतंत्र पत्रकार माधव शर्मा से। माधव, राजस्थान में संवैधानिक संकट जैसी स्थिति खड़ी हो गई है। मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद भी राज्यपाल हामी नहीं भर रहे हैं, सत्र नहीं बुला रहे हैं। ऐसे में राज्यपाल की भूमिका को कैसे देखा जाए? देखो, इसमें हो ये रहा है कि अभी तक जो लड़ाई गहलोत वर्सेस पायलट की थी, वो अब धीरे धीरे करके गहलोत या सीएम वर्सेस गवर्नर हो गई है ना। आज का जो पूरा रहा कि राजभवन में सारे विधायक पहुंच गए और वहाँ लॉन में उन्होंने धरना नारेबाजी की। तो एक तरह से आप सही कह रहे हैं कि संवैधानिक संकट एक खड़ा होता जा रहा है। तो राज्यपाल की भूमिका से मुझे याद आ रहा है कि 1993 में भैरव सिंह शेखावत
शपथ लेने वाले थे और राज्यपाल के खिलाफ जाके उन्होंने सेम जो आज जो हुआ है, कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में हिस्ट्री रिपीट होती है, तो ठीक इसी तरह का धरना राज्यपाल के खिलाफ भैरव सिंह शेखावत उनके विधायकों ने दिया था 1993 में, और ये नवंबर महीने की बात है, तब चुनाव हुए थे। तो तब के जो बीजेपी प्रेसिडेंट थे, बीजेपी चीफ थे एल के अडवाणी, वो जयपुर आए थे और इस तरह से फिर बाद में बलीराम भगत उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे, उन्होंने उनको फिर शपथ दिलवाई। तो ये ठीक वही उसी तरह का एक तरह से सीन क्रिएट हुआ है, लेकिन राज्यपाल अभी तक नहीं माने हैं राजस्थान में कि अभी इनको विधानसभा की जो है सेशन बुलाया जाए या नहीं। वो कोरोना का जो कह रहे हैं कि कोविड की वजह से हम इतनी जल्दी या बहुत कम वक्त दिया है गहलोत ने कि इतनी कम वक्त में आप सेशन बुला पाए, ठीक है। लेकिन जो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि अगर कोविड का ही डर है तो हम सारे विधायकों की कोविड की रिपोर्ट सैंपल टेस्ट करवा सकते हैं। एक और कहना है कि जैसे मध्य प्रदेश में अगर मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है तो यहाँ विधानसभा का सत्र क्यों नहीं बुलाया जाता। तो थोड़ी सी मुझे लगता है कि राज्यपाल की भूमिका को और स्पष्ट होना चाहिए था इस पूरे एपिसोड में। जी माधव, क्या ये जल्दबाजी कही जाएगी गहलोत की तरफ से कि उन्हें विधायकों के छटक जाने का कहीं डर तो नहीं है? क्योंकि सचिन के खेमे के कुछ विधायक अभी सामने आए हैं, उन्होंने तो साफ साफ उनकी कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए। बिल्कुल, देखो ये लड़ाई पूरी गहलोत वर्सेस पायलट शुरू से है, और गहलोत पहली बार, जितना हम लोग राजस्थान की राजनीति को अब तक कवर करते हैं, मुझे पहली बार गहलोत में एक बौखलाहट, थोड़ा डर दिख रहा है। इसके पीछे वजह वही है कि पूरे नंबर हैं, गहलोत ऐसा क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अगर फ्लोर टेस्ट जैसी कोई चीज होती है तो शायद गहलोत को परेशानी खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए गहलोत के बयानों में, उनके बोलने चालने में जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं गहलोत के, वो उनमें थोड़ा सा डर दिख रहा है। अक्सर गहलोत की जो पॉलिटिक्स है बहुत शांत मिजाज के पॉलिटिशियन है, और बहुत शांत रह के, मतलब एक कूटनीतिक तरीके से, जो डिप्लोमेसी तरीके से अपने अपोनेंट को निपटाते हैं वो। ये इस बार बिल्कुल अलग है। गहलोत तो थोड़ा सा इसको कह सकते हैं डर है, या फिर उनके जो फॉलोवर्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, इसीलिए उनका ये अग्रेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इसको डर कहूंगा। माधव, इस पूरे प्रकरण में अभी तक तो कहा जा रहा था कि बीजेपी ने बंधक बना रखा है, सचिन पायलट ने अपने विधायकों को बंधक बना रखा है, लेकिन अब वो सामने आने लगे हैं और साफ तौर से कहने लगे हैं कि हमें किसी ने बंधक नहीं बना रखा। लेकिन फिर भी बीजेपी पे लगातार सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी क्या सिर्फ तमाशा देख रही है या वाकई इसका पर्दे के पीछे कोई हाथ है इस सियासत में? ये तो देखो सबको दिख रहा है कि पर्दे के पीछे तो हाथ है, पर मैं तो कहूंगा पर्दे के पीछे भी नहीं है, बिल्कुल सामने है। जिस तरह से ईडी, सीबीआई और ये सब इसी टाइम में आना था, मतलब ये सारे मुकदमे जो जांच पड़ताल जो सीबी और ईडी की हुई है वो बहुत पुराने केसेज हैं। जैसे कल गहलोत के भाई के ऊपर ईडी का जो हुआ था वो 10 साल पुराना केस है ना। तो इसी वक्त में ईडी का भी आना, सीबीआई का भी आना, तो ये सब और क्योंकि सेंटर की सारी एजेंसीज हैं तो सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो ये नहीं कहेंगे कि पर्दे के पीछे ये हो रहा है, ये सब खुलेआम हो रहा है और बाकी चीजों को दिख ही रहा है। लेकिन बीजेपी के पास क्योंकि नंबर कम है, देखिए 72 उन्होंने विधानसभा में जीता, प्लस तीन विधायक उनके पास आरएलपी के हैं, हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है उनके, तो टोटल 75 एमएलए जिनके पास हुए, प्लस जैसा अभी जो कैलकुलेशन चल रहा है 19 विधायक पायलट खेमे के इनके साथ आने को तैयार हैं, लेकिन है नहीं एक्चुअली में। लेकिन बीजेपी का क्लेम है कि अगर अंदरूनी, ये कोई पब्लिक के स्टेटमेंट नहीं है, अंदर की बातें हैं कि अगर इस तरह के विधायक इनके साथ आते हैं तो ये सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि इस पूरे गेम में, इस पूरे एपिसोड में जो हुआ है कि पायलट के साथ जितने विधायक थे उन्होंने बीजेपी में जाने से मना किया है, इसीलिए पायलट बीजेपी में नहीं जा पाए। अगर पूरा नंबर पायलट के पास होता या बीजेपी 100 के आंकड़े को पूरा कर रही होती तो शायद आज गेम कुछ और होता। तो बीजेपी तमाशा देख भी रही है और सामने आके खेल भी रही है। तो ये थे राजस्थान में स्वतंत्र पत्रकार माधव शर्मा। कोरोना का हर रोज आने वाला आंकड़ा रिकॉर्ड कायम कर रहा है। आज देश में 49,000 से ज्यादा मामले सामने आए, करीब 750 मौतें हुई।
देश में अभी तक कोविड-19 की वजह से 30,000 लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन प्रति 10 लाख की आबादी के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ संक्रमण के मामले और मृत्यु दर अभी भी काफी कम है। देश में मृत्यु दर 2.3% है, जबकि रिकवरी रेट 63.45% है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है और यहाँ कोरोना का कर्व बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं, इसे समझने के लिए हमारी सहयोगी पूनम कौशल ने इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट में डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय से बात की है। दीपू, भारत में कोरोना संक्रमण के मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र की तुलना करें तो क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं? कोरोना के मामले में अगर दिल्ली और महाराष्ट्र के कंपैरिजन को देखें तो अभी टोटल जो केसेस हैं उसमें महाराष्ट्र का जो रेशियो है अभी भी 27% के आसपास बना हुआ है, जबकि अगर आप दिल्ली की बात करें तो करीब 10% के आसपास टोटल जो इंडिया में केसेस हैं 12 लाख से ऊपर, उसमें इससे नंबर्स जो केसेस हैं उसमें करीब 10% दिल्ली का है। लेकिन जो ओवरऑल ग्रोथ है या ट्रेंड है उसमें दिल्ली में थोड़ी सी नरमी दिख रही है, खास तौर से 8-9 जुलाई के बाद से थोड़े से जो कर्व है, जो ग्रोथ रेट कह सकते हैं, वो थोड़ी कम हुई है, जबकि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ देखने को नहीं आया और वो लगातार वो अपनी स्पीड बनाए हुए है। और डेली जो केसेस की अगर हम बात करें, जैसे आज अगर एक देखें तो टोटल जो आज की डेट में जो डेली केसेस एक्टिव केसेस जो रिकॉर्ड किए गए हैं उसमें जो अगर रेशियो, क्योंकि वो सबसे आसान होता है क्योंकि सरकार एक ही तरह के रिपोर्ट का सोर्स एक ही है, तो जो कंपैरिजन है एक्टिव केसेस का अगर हम देखें आज क्या तो उसमें 22% के आसपास महाराष्ट्र का है, जबकि तमिलनाडु और जैसे बाकी जो स्टेट है 8%, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा आज की डेट का देखिए तो उसमें 18%, और आंध्र प्रदेश कर्नाटका जो है वो 20% के आसपास है। तो इस तरह से जो डेली केसेस में है तो ये दिल्ली उसमें से बाहर है। तो ये कंपैरिजन है, टॉप 5 की मैं बात कर रहा हूँ कि डेली केसेस टॉप 5 डेली जो केसेस है वो टॉप 5 अगर हम उसमें एक्टिव केसेस की बात करें तो कौन से स्टेट हैं, तो उसमें से दिल्ली बाहर है। उसमें महाराष्ट्र लेकिन है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल है। केरल में भी 5% आज की डेट में 641 एक्टिव केसेस आज की डेट में रिकॉर्ड किए गए हैं। दीपू, ये समझाइए कि अगर हम एक्टिव केसेस की लिस्ट की बात करें तो क्या दिल्ली उसमें आता है? टॉप 5 की जो लिस्ट है एक्टिव केसेस की उसमें से दिल्ली बाहर है। हालांकि कोई कंपैरिजन पॉपुलेशन वाइज नहीं कर सकते हम महाराष्ट्र की, कहाँ दिल्ली का पॉपुलेशन तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास है और अकेले मुंबई का पॉपुलेशन दिल्ली से थोड़ा सा ही कम है, इसलिए ये दो स्टेट का तो कहने के लिए स्टेट है लेकिन कंपैरिजन पॉपुलेशन वाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रेंड वाइज ज़रूर किया जा सकता है। और जैसे मैंने बताया कि आपको कि 8-9 जुलाई के बाद दिल्ली का जो सिचुएशन है वो उसमें से थोड़ी सी नरमी ज़रूर आई है। केसेस के काउंट में जो रिपोर्ट सरकार करती है उसमें से नंबर ऑफ केसेस कम आ रहे हैं सामने, तो एक बेहतर संकेत दिल्ली की ओर से ज़रूर मिल रहा है। लेकिन हम जो पहले के जो टॉप केसेज आते रहे टॉप 5 में उसमें दिल्ली भी शामिल होता था। अभी अगर आप देश भर के एक्टिव केसेस के मामले में देखें तो उसमें महाराष्ट्र है, टोटल मैं बता रहा हूँ, मीन्स की कम्युलेटिव जो अब तक एक्टिव केसेज हैं उसमें महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में टोटल करीब 1,40,000 के आसपास एक्टिव केसेस हैं, जबकि दिल्ली में 14,000 के आसपास हैं। और तमिलनाडु में देखिए तकरीबन 52% से ऊपर, यानी 52,000 से ऊपर, यानी कि 12% के आसपास देश के जो केसेज हैं वो तमिलनाडु में हैं एक्टिव केसेज। आंध्र प्रदेश में करीब 8%, 34,000 केसेज हैं एक्टिव केसेज। ठीक उसी तरह से कर्नाटका में भी करीब 50,000 के आसपास एक्टिव केसेज हैं, और यही वजह है कि बेंगलोर तीसरा चौथा सिटीज बन गया है टोटल एक्टिव केसेज में। और महाराष्ट्र में भी आप देखें टोटल एक्टिव केसेज में तो पुणे जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेज के साथ तकरीबन एक तरह से कहा जाए कि वो टॉप पे है, पुणे, थाने, उसके बाद बेंगलोर और फिर दिल्ली आ रहा है। तो आप एक कैटेगरीज देखिए कि टॉप सिटीज में भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक्टिव केसेज में, तो दिल्ली उसमें चौथे 5वें स्थान पे है, पहले पे पुणे, महाराष्ट्र के ही शहर आ रहे हैं। तो दिल्ली और महाराष्ट्र में अभी फिलहाल
कोई कंपैरिजन है, दिल्ली ने काफ़ी अपने एक तरह से कहा जाए कि कंट्रोल अगर करना हो तो कंट्रोल किया है। हालांकि अभी बहुत सारा डिबेट है केसेस को लेकर के, उसकी मॉनिटरिंग को लेकर के और एसिम्टोमेटिक लोगों को लेकर के, लेकिन जो रिपोर्टेड केसेज हैं उसमें दिल्ली और महाराष्ट्र में फिलहाल काफ़ी गैप है और दिल्ली अपनी ग्रोथ को काफ़ी कंट्रोल किए हुए कोरोना वायरस के ग्रोथ को। तो ये थे DIU में डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय, जिनसे बात कर रही थी हमारी सहयोगी पूनम कौशल। कोरोना की दवा या वैक्सीन की राह हर कोई देख रहा है, लेकिन अभी कोई पुख्ता इलाज तो नहीं है। लेकिन ब्रिंटन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने दावा किया है कि कोरोना वायरस की सबसे सस्ती दवा उसने बनाई है। दवा का नाम है फेविटॉन। ये एक एंटीवायरल ड्रग है जो कोरोना वायरस से लड़ने में कोरोना मरीजों की मदद करेगी। इस दवा को फेविपिरावर के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी का कहना है कि ये उन मरीजों के लिए बेहतर है जिन्हें कोरोना का हल्का या मध्यम संक्रमण है। इस दवा को बाजार में लाने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अनुमति भी दे दी है और इस दवा का मूल्य 59 रुपए तय किया गया है। 5G टेक्नोलॉजी कंपनी ख्वाबे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन जैसे कई देशों में बैन का सामना कर रही है। कारण है डेटा की सिक्योरिटी। अब भारत में भी इसी तर्क की बिना पर इसे बैन करने की तैयारी हो रही है। सूत्रों के हवाले से आज तक को मिली जानकारी ये है कि सरकार में इस पर सहमति भी बन गई है। अगर फैसला हो जाता है तो ख्वाबे भारत में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएगी। इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव ने इस पूरे मसले को डिटेल में रिपोर्ट किया है। मैंने उनसे बात की और पूछा कि ख्वाबे अगर बाहर होती है तो नोकिया और एरिक्सन जैसी यूरोपीय कंपनियों का भारतीय बाजार पर कैसा असर होगा। देखिए, भारत में जो 5G का काम है और जो उसका पूरा व्यापार है, जो बाजार जिसे कहा जाएगा, तो आंकड़े अगर देखे जाएं और जो एस्टिमेट्स हैं वो कहते हैं कि भारत दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा 5G मार्केट बनने के लिए तैयार है। उसके अनुसार 2035 तक जब भी रोल आउट होगा 5G हिंदुस्तान में, जो कि हाई स्पीड इंटरनेट देगा, उसका मार्केट $1 ट्रिलियन है। $1 ट्रिलियन 2035 तक का बिजनेस भारत में रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। इसको देखते हुए पूरी दुनिया में होड़ लगी हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे किसको बड़ा मिलेगा। हुआवाई को एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि हुआवाई कंपनी बाजार में सस्ता गियर लेके आई थी टेक्निकल, और उसके कारण से एयरटेल जैसी कंपनी में 30% जो है हुआवाई का सामान का प्रेजेंस है, 40% वोडाफोन आइडिया में प्रेजेंस है, और हुआवाई का सामान जो है वो करीब 25% दूसरों से सस्ता पड़ता था। उसके अलावा हुआवाई एक और फायदा पहुंचाती थी कंपनियों को कि वो चीन के बैंकों से सस्ता लोन मुहैया करा देती थी, जो कि एक वैल्यू एडेड हो जाता था। उसके कारण लोग हुआवाई या ZTE की तरफ ज्यादा झुकते थे। लेकिन सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और भारत की सॉवरेनिटी के जो इश्यू उठे हैं, जिसमें तमाम चीजें भारत की सरकार ने जनरेट की हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट आए हैं, और उसमें कहा जा रहा है कि जो हुआवाई और ZTE कंपनी है, इनका जो ओनरशिप पैटर्न है, कि इनके असली मालिक कौन है, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। ये लोग जो यहाँ से डेटा जनरेट करते हैं या जो मुनाफा लेते हैं, उस डेटा का किस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्या उनको मिलिट्री सर्वेलेंस, स्नूपिंग या इस तरह के खुफिया तरीकों के इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको लेकर के सरकार में बहुत ज्यादा संशय आ गए हैं। सरकार को लगता है कि अगर इस कंपनी को भारत में अलाउ किया गया तो कोर सेक्टर में घुसने के बाद जो इसका जो इक्विपमेंट है, अगर वो डेटा बाहर ले जाते हैं तो भारत की आंतरिक सुरक्षा पे खतरा बनेगा। और इसको लेकर के सरकार में एक मन बन रहा है कि हुआवाई की एंट्री बहुत ही मुश्किल हो गई है 5G बाजार में। हालांकि पिछले दिसंबर 2019 में हुआवाई और ZTE को एंट्री मिली थी ट्रायल्स में अंदर आने की, ट्रायल फेज में, लेकिन ट्रायल फेज शुरू नहीं हो पाए क्योंकि देश में कोविड महामारी शुरू हो गई थी। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि हुआवाई के लिए जो कि सस्ता पड़ता था, मुश्किलात बढ़ने वाली है। राहुल जी, हुआवे तो 5G तकनीक विकसित कर चुकी है, कई देश इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अपने यहाँ जियो ने ऐसा दावा किया है कि उसने पूरी तरह देश में विकसित 5G तकनीक बना ली है। इसके कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं, सबसे पहले तो कोविड महामारी है। कोविड, इसके ट्रायल्स शुरू होने थे, वो ट्रायल्स हो नहीं पाए। तो अभी जब ट्रायल्स नहीं हुए हैं तो हुआवाई अभी लगभग सरकार ने खुद कह दिया है कि 1 साल के लिए 5G का लॉन्च मुलतवी हो गया। तो हम 2021 की एक डेडलाइन देख रहे हैं, किसी समय जून के करीब, मान लीजिए अगर 2021 में शुरुआत की बात होती है, तो अगर ट्रायल ही लेट हो जाएंगे तो आप समझिए कि मामला काफी लंबा जाएगा। राहुल, आखिरी और बेहद अहम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हुआवे पर फैसला कब तक आ सकता है?
देखिए, सरकार की तरफ से अभी इस बात की पुष्टि नहीं कि क्या डेडलाइन देखी जा रही है कि कब तक इस पे फैसला आएगा, और सरकार को कोई जल्दी भी नहीं, क्योंकि कोविड के चलते 5G थोड़ा टलेगा। लेकिन सरकार इस चीज हुआवाई या ऐसी कंपनियों के बड़े फैसले पे अभी शायद कोई घोषणा इसलिए भी नहीं करना चाहती, क्योंकि देखिए चीन के साथ भारत ने एक नीति अपनाई है कि एक तरफ लड़ाई और कमाई दोनों नहीं चल सकते। आप हमसे लड़ाई भी करना चाहेंगे और हमारे देश में कमाई करना चाहेंगे, ये नहीं चलेगा। हमारी मिलिट्री जो है वो चीन से पीछे हटने के लिए नेगोशिएशन कर रही है, कूटनीति के तौर पे वहां पे भी बातचीत चल रही है। अगर सरकार अभी हुआवाई पे बैन अनाउंस कर देती है तो कूटनीति और मिलिट्री टॉक्स जो चल रही है उसमें शायद अड़चन आ जाएगी। तो सरकार एक तुरुप के पत्ते के तौर पे हुआवाई के फैसले को थोड़ा रोक के रखे हुए है। वो थोड़ा सा चीनियों के मन में लालच की भावना जगाती है कि शायद भारत सरकार हमारे मिलिट्री या कूटनीति में नर्म होते रवैये को देख करके हुआवाई को क्लियरेंस दे दे। इसलिए आप देखिए कि सरकार ने हुआवाई का फैसला अनाउंस नहीं किया, पहले उसने FDI के रूल चेंज किए चीन को लेकर के कि क्लियरेंस चाहिए होगी, उसके बाद उसने ऐप बैन किए, और कल रात को एक नई पॉलिसी आई है बिडिंग की जिसमें गुड्स, सर्विसेज और कंसल्टेंसी और जो टर्न की प्रोजेक्ट हैं उसमें कोई भी बिडिंग होगी अगर चीन से तो उसको सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल क्लियरेंस यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री दोनों से क्लियरेंस लेनी होगी। एक बंदिश लगा दी है चीन से आने वाली बिडिंग के तौर पे, और उसमें सिर्फ नए कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, नई टेंडर ही नहीं, जो एग्जिस्टिंग टेंडर पहले फेज में है उन पे भी चेक होगा। तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके सरकार अपनी बंदिशें अनाउंस कर रही है कि चीन के ऊपर दबाव बन सके कि जितना कड़ा रवैया आप मिलिट्री या कूटनीति लेवल पे लगाएंगे उतने कड़े कदम हम आपके बिजनेस को उठा करके चोट पहुंचाते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं ये आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके बता सकते हैं। अब हमारी मौजूदगी स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर और जियो सावन जैसे तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स पर है, वहाँ भी आप हमें सुन पाएंगे। सोशल मीडिया पर हमें खोज कर आइए, वहाँ हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। अब मेरे साउंड के साथ ही तिलक और मुझे यानी अमन गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।